गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग करंट फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्लास को और देखते हैं क्लास की फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज क्या है। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल यानी FATF ने कैमन आइलैंड्स को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये FATF होता क्या है। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, और इसका काम क्या है, क्यों इसका गठन किया गया, क्या इसके कार्य है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम क्या है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि यह जो है मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को वैध, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हो गया, काले धन को वैध बनाने से जो रोकने के लिए नीतियां बनाना। ओके, तो काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए नीतियां बनाना। इसके अलावा दूसरा काम क्या है, आतंकवाद। आतंकवाद आप इसको ऐसे लिख सकते, आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवाद के वित्त पोषण। ओके, इसको क्या करना है, इस पर लगाम, आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम। ये दो किससे संबंधित है, आपके FATF से हैं। ये दो काम जो है FATF से संबंधित है। इसलिए इसका जो है अगर पूछा जाए कि FATF को स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय केवल इसने किसके लिए स्थापना किया था, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यानी काले धन को जो वैध बनाया जाता है उससे संबंधित नीतियों किस प्रकार से इसको रोका जाए, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 2001 में इसके कार्य क्षेत्र को और थोड़ा बढ़ा दिया गया, विस्तार किया गया, जिसके तहत आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लगाने के लिए भी नीतियां बनाना इसने शुरू कर दिया। और कब किया गया यह, 2001 से इसे भी शामिल कर दिया गया इसमें, 2001 में इसके कार्य क्षेत्र को विस्तार करके। नाउ अगर इसकी बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका कहाँ है, पेरिस। और इसके सदस्य देश कितने हैं, 39 इसके जो हैं टोटल मेंबर है। भारत भी इसका सदस्य है, इसको ध्यान रखना है, भारत भी सदस्य है। और इसकी दो और इंपॉर्टेंट फीचर को ध्यान रखें कि ये इसमें 2 टाइप्स होता है, ये 2 टाइप्स, एक ग्रे लिस्ट होती है, 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट हम बोल सकते हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। आखिर एक ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है क्या, तो जो ग्रे लिस्ट होती है वो क्या करती है, टेरर फंडिंग हो गया, या आपका आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग तो आतंकवाद से संबंधित जो वित्त पोषण हो गया, या आपका मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। ओके, इस प्रकार से वो सबसे ज्यादा यहाँ होती है ग्रे लिस्ट, जो देश इसमें शामिल होते हैं ये सारे काम वो करते हैं, सबसे ज्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि FATF साथ मिल करके उसको रोकना भी चाहती है, तो इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में शामिल, चलो कि कुछ टाइम इसमें शामिल है। जैसे पाकिस्तान 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया, क्योंकि उसका एक मोटो क्या था कि नहीं, वो इसमें शामिल होकर के इसको खत्म करना चाह रही है कुछ। अब ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या हो गया, ब्लैक लिस्ट हम लोग बोलते हैं किसी कंपनी का ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, यानी उसका खत्म। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि वो टेरर फंडिंग भी करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा देती है, लेकिन वो FATF के साथ मिल करके इसको क्या करना चाहती है, रोकना नहीं चाहती। और जो भी देश, सपोज अगर अभी पाकिस्तान जैसे शामिल हो गया था, अगर कोई ग्रे लिस्ट में कोई भी देश शामिल हो जाता है तो उसका IMF या ADB या वर्ल्ड बैंक द्वारा जो वित्त सहायता उसको दी जाती है वो उसको टोटली समाप्त कर दिया जाता है उस देश के लिए, तब तक जब तक वो ग्रे लिस्ट पे इसमें शामिल रहता है। नाउ कम टू द इंफॉर्मेशन। अब हम लोग करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बुल्गारिया को ग्रे सूची में शामिल कर लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या किया गया, FATF ने पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को भी ग्रे लिस्ट से हटा दिया। अल्बानिया को भी, यानी कौन शामिल था इसमें, कैमन आइलैंड्स इसमें शामिल था, है ना, उसको हटा दिया गया, शामिल तो वो भी था, उसको हटा दिया गया है। और कैमन आइलैंड्स के साथ इन तीनों को भी हटाया दिया गया है, इसको ध्यान रखना है, ग्रे लिस्ट से हटाया है। और इसको शामिल कब किया गया था, कैमन आइलैंड को 2021 में सूची में जोड़ा गया था। बात की जाए कैमन आइलैंड्स को, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैप पे जाइएगा तो आपका जो जमाइका और मैक्सिको के पास ये आपका एरिया आएगा। ओके, जमाइका एंड मैक्सिको, यहां पर क्या होगा आपका, आपको युकाटन प्रायद्वीप मिलेगा, और उसी के आसपास होंडुरास के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये कैमन आइलैंड्स मिल जाएगा। तो भारत में FPI और FDI प्रवाह दोनों के लिए क्या करता है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र अधिकार के रूप में देखा जाता है। ग्रे सूची में शामिल न्याय क्षेत्र की अधिक निगरानी में उनको रखा जाता है, कोई भी अगर ग्रे लिस्ट में, क्योंकि वो टेरर फंडिंग कर रहा है तो उसमें तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। UST ने टिकाऊ और प्रभावशाली कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहलों के लिए 2023 महात्मा पुरस्कार जो है जीता है। और किसे दिया गया है ये
महात्मा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यूएसटी ने क्यों दिया गया, आखिर यूएसटी को क्यों दिया गया है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका, पर्यावरण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सीएसआर के लिए पुरस्कार जीता है। आखिर किसको है? स्मिता शर्मा। कौन है? यूएसटी के सीएसआर स्मिता शर्मा को भारत के सीएसआर मैन और महात्मा पुरस्कार के संस्थापक कौन है? अमित सचदेवा। इनके द्वारा जो है यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, किसको? स्मिता शर्मा को। और इनके साथ ये काम क्या करती है? तो यह पुरस्कार आदित्य बिरला समूह की एक पहल है, यह गांधी जयंती पर दिया गया जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एडप्ट स्कूल कार्यक्रम कंपनी की क्या है? एक सीएसआर पहलों में से एक है, क्योंकि बोला क्या गया है एक सामाजिक उत्तरदायित्व तो है। तो एडप्ट स्कूल का मतलब होता है जैसे कोई अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है तो उसकी संपूर्ण, अगर बोला जाए तो उसका संपूर्ण जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? जो अडॉप्ट कर लेता है। तो उसी प्रकार से एक स्कूल को अडॉप्ट करना यानी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब सभी चीजों की जिम्मेदारी किसके पास आ जाएगी? तो ये जिसने उसका एक हम बोल सकते हैं कि जो अपना का सामाजिक उत्तरदायित्व ले रखा है वो, है ना। तो अडॉप्ट स्कूल जो कार्यक्रम है एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, स्कूलों को अडॉप्ट करके और उससे बेहतर से बेहतर क्या करना, उसकी क्वालिटी लेवल को जो अच्छा करना। और इसी वजह से ये रीजन है कि करीब देखा जाए तो भारत और मैक्सिमम 32,000 से अधिक छात्रों पर इसका प्रभाव भी पड़ा है पॉजिटिव रूप में। ओके, जैसे वर्तमान में अगर बोला जाए तो यूएसटी ने यूक्रेन में संघर्ष चल रहा है और संघर्ष के बावजूद उसने पीड़ितों की सहायता के लिए इतने डॉलर देने का वादा भी किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। पीएम मोदी ने गुजरात में कितने करोड़ की? 59 करोड़ की एक जो है हम बोल सकते हैं कई विकास परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया। कई विकास परियोजना है और कई विकास परियोजना का मतलब होता है कि सबसे पहले कहीं पे क्या होगा, जो हमारी आधारभूत संरक्षण यानी जो हमारा बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करना होगा। और इसके अगर सपोज इतना अमाउंट अगर वहां दिया जा रहा है तो इससे ये फायदा होगा कि गुजरात में जो कनेक्टिविटी हो जाए, कनेक्टिविटी ओके, गुजरात में अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी की बात अगर हम लोग देख लेते हैं, या वहाँ पर सड़क सुरक्षा, इस सभी चीजों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, लोगों में समृद्धि और खुशहाली भी आएगी। सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक विजन रखा है 2047 तक क्या करना है, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा कर देना, डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में 2047 तक, ठीक है। और इसी के लिए क्या कर रही है वो, अमृत काल में भी लगातार काम कर रही है। चूंकि हमारे अमृत काल का मतलब होता है आजादी का 75वां वर्ष, किस रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है? अमृत काल के रूप में। सरकार ने इस क्षेत्र को हर घर में क्या कर रहा है, इस क्षेत्र के हर घर में पानी, बिजली सहित सभी बुनियादी सुनिश्चित किए। बुनियादी का मतलब सड़क, रेलवे, पानी, बिजली, यही सब होता है ना। और अब किसानों और किसके लिए, किसान के लिए भी अब ये काम कर रही है। किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी और कृषि संबंधित क्षेत्रों को मजबूत करने पर भी यह काम कर रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। साउथ एशियन रीजन में फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन पर अंतर्राष्ट्रीय क्या किया गया, एक कार्यशाला का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। आप देखते हैं कि वर्तमान में कितना फूड को जो वेस्ट किया जा रहा है ना। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कृषि एवं राज्य मंत्री कौन है? सुश्री शोभा करंद्लाजे ने किया है। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और थुनेन इंस्टीट्यूट जर्मनी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नाउ अगर देखा जाए तो भारत, बांग्लादेश, भूटान यहाँ के करीब यहाँ के जो है 120 जो है प्रतिदेश में शामिल हुए थे। हर साल भारत में 3 अरब टन जो है खाना जो है यह बर्बाद हो जाता है। दक्षिण एशिया जो साउथ एशिया है खाद्यान्न का एक प्रमुख उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। और खाद्य हानि और बर्बादी को कम करना एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ एक आर्थिक आवश्यकता भी है। सोचिए अगर 3 अरब टन खाना बर्बाद हो रहा है तो वहाँ स्थिति क्या होगी, क्यों हो रहा है आखिर? ये नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत है। तो ये है कि जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि खाना को बर्बाद ना क्या करें। कुछ लोग फैशन से खाना ले लेते हैं और प्लेट में छोड़ देते हैं। उस वक्त तो बहुत अजीब सकता है कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के खाना बर्बाद करो, आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि हम जितना खाना बर्बाद करें उसे एक रेस्टोरेंट में भी लोग जाते हैं, ले लेते हैं, ऑर्डर 10 कर दिया और उसके बाद प्लेट में छोड़ दिया। क्या शो ऑफ करना चाहते हैं? बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ मनी? नो, ये गलत है, बहुत गलत है ये, है ना। नाउ महामारी, जलवायु परिवर्तन और युद्धों का भी भोजन की हानि और बर्बादी पर क्या होता है, गंभीर प्रभाव पड़ता है। किसका? महामारी का, जलवायु परिवर्तन का और युद्धों का भी। जैसे रूस यूक्रेन मुद्दा हो गया, कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना पैंडेमिक आ गया था, या आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इससे भी क्या होता है, भोजन की हानि और बर्बादी पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। 2030 तक खाद्य हानि को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य कितना रखा गया, 12.3 को प्राप्त करने के लिए केवल कुछ ही वर्ष शेष है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह ओके 2023 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक 2023 तक क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया जा रहा है। अगर बोला जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और इसकी अगर थीम की बात की जाए तो उसका थीम क्या है, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, है ना। नाउ
और इसके आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, फेयर वर्क इंडिया 2023, इस रिपोर्ट के अनुसार बिग बास्केट भारत में जो गिग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा संगठन है। गिग वर्कर्स का मतलब होता है कि ये अस्थायी जो इनका रोजगार होता है, यानी ये टेम्पोररी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वर्कर्स होते हैं टेम्पोररी होते हैं। जैसे आप ऑर्डर करते हैं जोमेटो पे या स्विगी पे, तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो क्या होता है? वो अस्थायी होता है। तो इसलिए बोला गया है कि फेयर वर्क इंडिया ने रिपोर्ट दिया है कि बिग बास्केट जो है भारत में गिग वर्कर्स के लिए सबसे एक अच्छा संगठन, एक अच्छा जो है ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। रिपोर्ट में जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या आपका अर्बन कंपनी और ब्लू स्मार्ट को दूसरे स्थान पर रखा गया है। और सबसे नीचे कौन है? तो पोर्टर और ओला रैंकिंग में आखिरी स्थान पर आ गए हैं। प्रोफेसर बालाजी पार्थ सारथी और जानकी श्रीनिवास की जो रिपोर्ट की है, ये प्रमुख इसके जांचकर्ता थे। नाउ ओला ने लगातार तीसरे साल 10 में से कितना? 0 अंक हासिल किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर न्यूनतम जो वेतन यानी मिनिमम अगर बात की जाए सैलरी की, तो इस पॉलिसी को अपनाने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म जो है बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट और अर्बन कंपनी है, यानी इसको सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सरकार जल्द ही विजन इंडिया 2047 जो है दस्तावेज जारी करेगी। देख लेते हैं आखिर क्या है। भारत को क्या करना है? विकसित बनाने के लिए सरकार विजन इंडिया 2047 लेकर के आ रही है। इसका लक्ष्य क्या है? 2047 तक कितना डॉलर है? 47 तक इतने डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बनाने का है। और नीति आयोग, इसको जारी कौन कर रहा है? नीति आयोग विजन इंडिया 2040 नाम से एक दस्तावेज तैयार कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? विजन इंडिया 2014। यह दस्तावेज किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और इसके सुमन बेरी है ना, सुमन बेरी क्या है इसके उपाध्यक्ष, इसको ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर में टीम कुक, सुंदर पिचाई, गौतम आडवाणी, मुकेश अंबानी, के.एम. बिरला, एन चंद्रशेखर और इंदिरा नूई जैसे नेता इस दस्तावेज पर अपने विचार देने के लिए साथ आएंगे। क्योंकि ये लोग हैं क्या? ये लोग भी तो काफी बड़े बड़े इंटरप्रेटर्स हैं। तो अगर ये अपना एक विचार रखेंगे कि किस प्रकार से भारत को क्या किया जाए, डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में खड़ा किया जाए। वैश्विक अगर हम जीडीपी में देखें तो भारत की हिस्सेदारी 91 में इतनी थी, अब बढ़ करके चूंकि 91 की बात है, अब देखा जाए तो इतनी हो गई है, 3.5% हो गई है। और इस विजन दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मध्यम आय के जाल से बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है। नाउ हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक शमन ढांचे में परिवर्तित करना गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के इस वर्ष के संस्करण का विषय था। विषय ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा? भारतीय नौसेना के जो है सेना अध्यक्ष हैं कौन? तो ये है एडमिरल आर हरि कुमार। ये ध्यान रखिएगा कौन है नौसेना अध्यक्ष? आर हरि कुमार को 12 महासागर, 12 हिंद महासागर देशों के नौसेना प्रमुख, समुद्री बलों के प्रमुख प्रतिनिधियों की मेजबानी की है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जो है ये चौथा संस्करण है, जो कब से कब तक? 29 से लेकर के 31 अक्टूबर तक भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वार कॉलेज गोवा के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा का नाम ध्यान रखिएगा। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के अभी रिसेंटली एक उत्पाद को जीआई टैग दिया गया और वो है काजू, जो कि पुर्तगालियों की देन रही है, और ये 16th सेंचुरी में यानी 1570 में इसको भारत लाया गया था। क्लियर? नाउ झारखंड सरकार के द्वारा बेघरों के लिए, जो बेघर है उनके लिए कौन सी योजना है? अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा कितना है? 8 लाख घर है। देखते हैं आखिर अबुआ आवास योजना के तहत जो राज्य सरकार है वो क्या करिए, पूरे झारखंड में 8 लाख घर बनाएगी। और किसके लिए है? जाहिर सी बात है गरीब और जरूरतमंदों को क्या करेगी? मुफ्त में यह प्रदान करेगी। किस प्रकार का घर होगा? ऐसा तब हुआ है जब केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्य में 8 लाख से ज्यादा मकानों के निर्माण को मंजूरी नहीं दी। केंद्र के द्वारा निर्माण का मंजूरी नहीं मिला है, तब राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार का इस योजना के तहत बेघरों के लिए 8 लाख क्या करना है? पक्के घर बनाना है। ऐसा भी नहीं कि कच्चा घर बनाना है, पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो फर्स्ट स्टेज होगा यानी फाइनेंशियल 2023-24 में 2 लाख, 24-25 में 3,50,000 और तो 25-26 में इतने लाख हजार मकान जो है बनाए जाएंगे। सरकार 16,000 कितने का बजट है? 320 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में आवास का निर्माण करेगी। बजट टोटल इतने का रखा गया, 16,320 करोड़ का। और घर कितना होगा? 8 लाख होगा। अबुआ आवास योजना के तहत कितना मीटर? 31 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाला 3 कमरों का क्या होगा? पक्का मकान होगा। एक किचन बनाया जाएगा।
सरकार इस योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले, जो कच्चे घर में रहते हैं परिवार, बेघर और निराश्रित परिवारों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित परिवार, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों और रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों तक पहुंचाएगी। बहुत अच्छी है, अगर सरकार इसको अगर सही दिशा दे दे तो बहुत अच्छी योजना है ये, बहुत अच्छी योजना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्रिकेट आइकॉन MS धोनी को क्या बनाया गया है? SBI का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, SBI का। ठीक है, नहीं चलिए अब देखा तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, श्रीकांत और क्रिकेटर शेफाली वर्मा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। आचार समिति ने कैश फॉर ककेरी मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइगत्रा को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। ठीक है, क्या किया गया था इनके द्वारा देख लीजिए। इनका मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि कैश फॉर कैरी, ओके, कैश फॉर कैरी मामले में एथिक्स पैनल के सामने 31 अक्टूबर को पेश होना था, लेकिन उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी। 2 दिन की मोहलत मांगी तो अब उनको कब करना है? 2 नवंबर को पेश होना है। बीजेपी सांसद कौन? विनोद कुमार सोनकर, इनकी अध्यक्षता वाले एथिक्स कमेटी ने कहा कि आगे कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। आचार समिति बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के महुआ मोइत्रा पर क्या लगाया गया? इनके ऊपर क्या लगाया गया दोष? कि व्यवसायी दर्शन हीरानंदनी की मांग पर इन्होंने लोकसभा में क्या किया है? प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेने और लाभ लेने के आरोपों की जांच कर रहा है। आखिर ये संसद की आचार समिति होती क्या है? राज्यसभा की आचार समिति की स्थापना कब की गई थी? 97 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायण द्वारा की गई थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आचार समिति, चूंकि ये तो करंट के क्वेश्चन है लेकिन आपका आएगा पॉलिटी सेक्शन में। ठीक है, ये पॉलिटी में आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि संसद की आचार समिति क्या होती है। तो राज्यसभा की आचार समिति की स्थापना 97 में, उस समय में कौन थे उपराष्ट्रपति? तो KR नारायण द्वारा की गई थी, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के जो उपसभापति है वही तो यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति होते हैं ना, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर? नाउ अब इसके साथ थोड़ा सा और चीजों को हम लोग देख लेते हैं। विशेष अधिकार समिति ने 13वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा के लिए एक आचार समिति के गठन की सिफारिश की। यह सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचार के संबंध में संदर्भित मामलों की समीक्षा करता है। आचार समिति, आचार का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर, उसका पूरा चरित्र। समिति के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखना है, किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है? तो अध्यक्ष के द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। किसकी? आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति। यह सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचार के संबंध में संदर्भित मामलों की समीक्षा करता है। आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति, अच्छा ये तो रिपीट हो गई है, फिर से ये रिपीट हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं आज के कुछ रिवीजन पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जियो ने भारत के 4 सुदूर जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? रिलायंस जियो के द्वारा किया गया है। और भारत का बोला गया है 4 सुदूर जिला, तो वो सुदूर जिले कौन कौन से हैं, कहाँ के हैं, कौन कौन से राज्य के हैं? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। कौन कौन से राज्य के होंगे? उड़ीसा, असम, ओके, झारखंड, उड़ीसा, असम और आपका कौन सा आ जाएगा? गुजरात एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा है? यह कोरबा, गुजरात का गिर, ये वो जिले हों। असम का जोरहाट, और अगर बात की जाए उड़ीसा की तो उड़ीसा का कुछ नवरंगपुर, कुछ ऐसा नाम है। ओके, नवरंगपुर। ये वो जिले हैं जहां पर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइबर के द्वारा जो इंटरनेट की सुविधा जो है यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सैटेलाइट जो है सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और ये काफी सस्ती भी होती है। तो अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है, आगे फिर इसको बढ़ा दिया जाएगा। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए टीका विकसित किया है। अभी से मंजूरी नहीं दी गई है, बस विकसित किया गया है। भारत और कजाकिस्तान के बीच 30 अक्टूबर को कौन सा अभ्यास किया जा रहा है? तो ये काजिंद, कौन सा अभ्यास होगा? यह काजिंद अभ्यास, काजिंद। ओके, इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास किया गया था। हरिमाऊ किसके किसके बीच में है? यह भारत एवं मलेशिया के बीच में। ओके, भारत है मलेशिया। और इस बार इसका आयोजन किया कहाँ गया? इस शक्ति का 2023 में आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत के उमरोई क्षेत्र में। उमरोई, और उमरोई क्षेत्र है कहाँ? ये मेघालय में है, मेघालय में है। कब किया गया? 2023 में इसका किया गया है। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस के द्वारा घोषित नई एआई सलाहकार संस्था में भारत के प्रख्यात जो आपके विशेषज्ञों को नामित किया गया है। होमी जहांगीर भाभा की जयंती 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट की गई। प्रोफेसर सलीमुल हक का ढाका में निधन हो गया है, जिनको कि वो बोला जाता है ना जो बर्ड मैन इनको बोला गया है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? तो आपका गुड़गांव में है, काफी चर्चित भी है। पीएम मोदी 31 अक्टूबर को एक राष्ट्रव्यापी प्लेटफॉर्म मेरा युवा भारत जो इन्होंने लॉन्च किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। भारत में मिजोरम में कैंसर की दर जो है सबसे अधिक है। 15वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में किया गया है, मुंबई में। ओके, मुंबई में किया गया है। मुंबई में। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में ऐतिहासिक रूप से कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 111 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 29 गोल्ड है और आपका 31 सिल्वर हो गया और 51 आपका ब्रॉन्ज हो गया। और इसके साथ भारत किस पोजीशन पर है? 5th पोजीशन पर है। इसने 19th एशियन की जो गेम्स था उसका रिकॉर्ड को उसने पीछे छोड़ दिया। उसमें 107 था, इसमें इसने 111 पदक जो है जीते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किसने डैश का लोगो और वेबसाइट को जो है लॉन्च किया है? ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लें। किसने, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है यहाँ पे। किसने NECL का लोगो और ओके, ये और होगा लोगो और NECL, यानी आप इसको लिख सकते हैं नेशनल को। NECL को आप ऐसे लिख लें कि NECL, इसको पहले करेक्ट कर ले। NCEL नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड। ओके, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, इस वेबसाइट को लॉन्च किया है अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट है, किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है? दीप नारायण नायक को। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केक्यांग का निधन हो गया है? चीन। कौन स्लोवाकिया देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? रॉबर्ट फीको। कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? केरल। किस देश ने चीन के अस्थायी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौतों पर क्या किए? हस्ताक्षर किए हैं? कोलंबिया ने। किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल जो है रवाना किया है? वो है चीन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य की सरकार ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? राजस्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM-श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? हरियाणा। उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वियतनाम। नाउ नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कहा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अबुआ आवास योजना के तहत डैश के द्वारा 8 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन है उड़ीसा सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और झारखंड सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड सरकार। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2016, 2018, 2019, 2014। तो राइट आंसर हो जाएगा 2014 को मनाया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है सबसे अच्छा है? जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, ओला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सबसे अच्छा है? बिग बास्केट को सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। आरबीआई विजन इंडिया 2040 नाम से यह दस्तावेज तैयार कर रहा है। सेकंड है विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य क्या है? मध्यम आय के जाल से बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा नहीं है, ये किसके द्वारा है? नीति आयोग। नीति आयोग, ओके, नीति आयोग ये विजन को जो है तैयार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आचार समिति ने कैश फॉर कैरी, ये कैरी होगा, ओके, कैश फॉर कैरी मामले में तृणमूल सांसद कौन है? महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा। आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, वक्ता, विपक्ष के नेता। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष के द्वारा 1 साल के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय कौन सा है? भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। आइए भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता, भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के किस संस्करण को संबोधित किया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। भारतीय स्टेट बैंक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी, रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, शेफाली शर्मा। तो MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तेल और प्राकृतिक गैस की मांग 2030 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगी। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट है, 30 अक्टूबर को इनफ्लेवर एक्सपो में B2B फूड प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन खोला गया है। तो कहाँ खोला गया है? तेहरान, रियाद, बगदाद, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर रियाद हो जाएगा। नाउ क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितने इन्फॉर्मेशन थे इंपॉर्टेंट वो देख लिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल से ये क्लास आप लोगों को लाइव मिले और टाइमिंग होगी इसकी 6 o'clock। ये क्लास आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली लाइव में मिलेगी और टाइमिंग होगी आप लोग को 6 बजे मॉर्निंग में। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।